हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू स्पेक्ट्रम क्लासेस। तो बच्चों आज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की सेकंड क्लास है। जो बच्चे पहली बार इस क्लास को देख रहे हैं, आप लोग पहले कल की इंट्रोडक्शन क्लास देख लो एंड देन इस क्लास को आगे परस्यू करोगे, ठीक है। सारे बच्चे आ जाओ ऑनलाइन जल्दी जल्दी, क्लास लाइव हो चुकी है। वेलकम सुमीत, वेलकम आशीष, गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। बच्चों कल मैंने आप लोगों के साथ एक डीपीपी शेयर किया था। आई होप आप लोग वो डीपीपी सॉल्व करके आए हैं। आज हम लोग सबसे पहले उस डीपीपी को सॉल्व करेंगे क्लास में, ठीक है। उसके बाद बाकी की चीज़ें स्टार्ट करेंगे। जो बच्चे अब तक एनरोल नहीं किए क्लास में, आप लोग जल्दी से जल्दी कोर्स परचेज़ कर लो। मैंने आप लोगों को बताया था कि पहले 50 बच्चों के लिए ये कोर्स 300 में अवेलेबल है, लेकिन बाद में ये कोर्स कितने का हो जाएगा, 600 का हो जाएगा, ठीक है। डन। बहुत सारे बच्चों ने ऑलरेडी कोर्स एनरोल कर चुका है, तो बहुत ज़्यादा सीट्स नहीं खाली है। जल्दी जल्दी आप लोग एनरोल कर लोगे। वेरी गुड, वेरी गुड। सारे डीपीपी बना के सारी क्वेश्चंस, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। जो बच्चे डीपीपी कंप्लीट करके आए, बहुत अच्छी बात है। जो बच्चे डीपीपी सॉल्व नहीं किए, आप लोग साथ में डीपीपी देखते रहो और सॉल्यूशन देखते रहो। बट अगले क्लास से आप लोग क्लास स्टार्ट होने से पहले डीपीपी बना के आओगे, ठीक है। ओके, ठीक है। चलो बच्चे, पहला क्वेश्चन है द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज की एसआई यूनिट क्या है? तो एसआई यूनिट इलेक्ट्रिक चार्ज की क्या है, हम सब जानते हैं बच्चों, क्या है, कूलॉम है ना। तो 1 का आंसर क्या हो जाएगा, सी। अगर बात करूँ एम्पियर का, बाकी ऑप्शंस में देख लेता हूँ। बाकी ऑप्शंस में क्या है, एक ऑप्शन है एम्पियर। एम्पियर किसकी यूनिट है बच्चों? एम्पियर हम सब जानते हैं इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट है। वोल्ट किसकी यूनिट है? पोटेंशियल की यूनिट है। कूलॉम किसकी यूनिट है? इलेक्ट्रिक चार्ज की यूनिट है। और ओम किसकी यूनिट है? ओम रेजिस्टेंस की यूनिट है। तो ये था बच्चों पहला क्वेश्चन। बात करें सेकंड क्वेश्चन का, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्टिकल्स हैज़ अ पॉजिटिव इलेक्ट्रिक चार्ज। किस पार्टिकल के पास पॉजिटिव इलेक्ट्रिक चार्ज होता है? कल हमने आप लोगों के साथ फंडामेंटल पार्टिकल्स डिस्कस किया था। क्या क्या बताओ? प्रोटॉन्स, हाँ जी, गुड। फिर इलेक्ट्रॉन्स और क्या, और न्यूट्रॉन, ठीक है ना। हम सब जानते हैं प्रोटॉन पे कैसा चार्ज होता है, पॉजिटिव। इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज, नेगेटिव। और न्यूट्रॉन पे कैसा चार्ज, कोई चार्ज नहीं, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव, ठीक है। तो आपसे पूछा कि पॉजिटिव चार्ज कौन सा है? बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन नंबर ए, 2 का ऑप्शन नंबर ए, यानी क्या बनेगा, प्रोटॉन, राइट। 1 का सी, 1 का सी था, 2 का प्रोटॉन, 2 का ए। ऑब्जेक्ट विथ लाइक चार्ज। बच्चों लाइक चार्ज क्या होता है? लाइक चार्ज मतलब होता है कि सेम सेम चार्ज, यानी कि दोनों का पोलैरिटी इक्वल होगा, यानी दोनों चार्ज क्या होगा, इधर पॉजिटिव होगा या दोनों चार्ज नेगेटिव होगा। तो दोनों में क्या होगा, हम लोग सब जानते हैं अगर दोनों चार्ज पॉजिटिव हुआ तो हम लोग लाइक चार्ज बोलते हैं। और लाइक चार्ज में क्या होगा, रिपल्सन होगा। अगर दोनों नेगेटिव हुआ तो क्या होगा, तो भी हम लोग लाइक चार्ज बोलेंगे। इसमें भी क्या होगा, आपका रिपल्सन होगा। जबकि अगर एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, तो ये कैसा होगा, ये होगा आपका अनलाइक चार्ज। और इसके बीच में क्या होगा, इसके बीच में होगा अट्रैक्शन, ठीक है। डन, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। चलो, तो थर्ड नंबर का ऑप्शन क्या होगा, रिपल ईच अदर। थर्ड का ऑप्शन डी, 3 का आंसर हो जाएगा आपका डी, 3 का डी। आगे क्वेश्चन नंबर 4, एन ऑब्जेक्ट बिकम पॉजिटिवली चार्ज व्हेन। एक ऑब्जेक्ट पॉजिटिवली चार्ज कब हो जाता है? देखो बच्चों, सारा जो खेल है चार्जिंग, वो इलेक्ट्रॉन का खेल है। अगर मान लो एक एटम के बारे में सोचो, एक एटम के बारे में सोचो कि एटम में 4 प्रोटॉन और 4 इलेक्ट्रॉन था, मतलब प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन बराबर बराबर। तो प्रोटॉन की वजह से कैसा चार्ज होगा, +4 चार्ज होगा। इलेक्ट्रॉन कैसा चार्ज होगा, -4। टोटल कितना हो गया, 0। बात आ गई समझ में? अगर दोनों में प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स बराबर है, तो प्रोटॉन का पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव चार्ज, दोनों मिला के कितना हो जाएगा, दोनों मिला के 0 हो जाएगा। आप चाहते हो इस पार्टिकल को, इस एटम को पॉजिटिवली चार्ज करना, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ जो इलेक्ट्रॉन है ना, ये 4 इलेक्ट्रॉन है, इसको कम कर दो, यानी कि 4 प्रोटॉन और आपका क्या, 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। प्रोटॉन से कैसा चार्ज, +4, इलेक्ट्रॉन से -2, तो 4 - 2 क्या बनेगा, 2 बनेगा, ठीक है। आपने इलेक्ट्रॉन कम कर दिया तो कैसा बन गया, पॉजिटिव चार्ज बन गया। वही अगर आप मान लो इलेक्ट्रॉन बढ़ा दोगे, 4 प्रोटॉन और 6 इलेक्ट्रॉन कर दो, ठीक है। तो 4 प्रोटॉन का चार्ज कैसा होगा, +4, 6 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन कैसा होगा, -6, तो +4 - 6 क्या बनेगा, -2, तो नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। समझ आएगा ये बात? अगर आपको पॉजिटिव चार्ज चाहिए क्या करना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन
कम करना पड़ेगा। अगर आपको नेगेटिव चार्ज चाहिए इलेक्ट्रॉन बढ़ाना पड़ेगा। क्वेश्चन में पूछा गया तो पॉजिटिव चार्ज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन को कम करना पड़ेगा। कम करना यानी कि लूज करना पड़ेगा। 4 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 4 का आंसर ऑप्शन नंबर डी। 5 नंबर, अ न्यूट्रल एटम हैज़ एन इक्वल नंबर ऑफ। न्यूट्रल एटम यानी कि जिसके पास कोई चार्ज नहीं होता है। तो कोई चार्ज नहीं होगा तो फिर क्या होगा बताओ, प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स क्या होगा, इक्वल नंबर में होगा, राइट। प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स क्या होगा, इक्वल नंबर में होगा। यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होना चाहिए, न्यूट्रल एटम में क्या क्या इक्वल होगा, प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन इक्वल होगा। यानी 5 का ऑप्शन नंबर ए, 5 का ऑप्शन नंबर क्या बनेगा, ए बनेगा, ठीक है ना। 5 का ऑप्शन नंबर ए। 6 का, एक बच्चा बोला सर न्यूमेरिकल्स नहीं बनता है। न्यूमेरिकल्स नहीं बनता, बनाओ फिर, है ना। बार बार कोशिश करो, ट्राई करो, जो हमसे जो ना बने हमसे आके पूछो, बन जाएगा फिर। क्वेश्चन नंबर 6 में 10 नैनो कूलम इक्वल टू व्हाट। बच्चों देखो 10 नैनो कूलम, हमने कल आपको समझाया था 1 नैनो कूलम में कितना कूलम होता है, 10 का पावर -19। हमने आपको ये भी समझाया था 1 माइक्रो कूलम में कितना, 10 का पावर -6, और 1 मिली कूलम में कितना, 10 का पावर -3। ये सब बिल्कुल बेसिक बात है, सबको हमेशा याद रहनी चाहिए। वेरी गुड। आपसे पूछा गया 10 नैनो कूलम, राइट। देखो बच्चों 10 नैनो कूलम, तो 1 नैनो कूलम बराबर कितना कूलम, 10 का पावर -9 कूलम। तो 10 नैनो कूलम इक्वल टू कितना होगा, इसमें 10 मल्टीप्लाई कर दो, है ना। तो यहाँ पे पावर कितना है, 1 है, यहाँ पे की पावर कितना है, -9 है। तो 10 की पावर कितनी हो जाएगी, +1 और -9, -8 कूलम, है ना। तो आंसर क्या बनेगा इस क्वेश्चन का, ऑप्शन नंबर सी। 6 का राइट आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर सी। आगे बात समझ में। वही अगर आपसे मान लो पूछता 7 नैनो कूलम में कितना होगा, आप 7 मल्टीप्लाई करते हैं, जितना पूछेगा उतना से मल्टीप्लाई करा दो, ठीक है। थैंक यू। क्वेश्चन नंबर 7 देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन 1 कूलम ऑफ चार्ज। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जेक बोर्ड में ये क्वेश्चन भर भर के पूछा गया, हजारों बार पूछा गया है। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन 1 कूलम ऑफ चार्ज। बच्चों कल मैंने आप लोगों के साथ एक फॉर्मूला शेयर किया था, Q इक्वल टू NE। इसमें Q क्या था बच्चों, Q था आपका टोटल चार्ज, है ना। N क्या था आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। E क्या था आपका चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, है ना, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। सुमित पहले आप कल की क्लास देख कर के आओ, कल की क्लास यूट्यूब में अवेलेबल है, ऐप में भी अवेलेबल है, आप वो देख लो, उसके बाद फिर इस क्लास में आओ। ऐसे वो देखिए कोई भी क्लास में नहीं पहुंच जाएंगे। वेरी गुड। देखो बच्चों Q इक्वल टू NE, Q मतलब क्या, टोटल चार्ज, N मतलब क्या, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, E मतलब क्या, चार्ज ऑन ईच इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो हमसे इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया, हमसे बोला गया है कि भाई 1 कूलम चार्ज में कितना इलेक्ट्रॉन्स होगा। यानी अपने को Q का वैल्यू तो पता है ना भाई, Q मतलब टोटल चार्ज, टोटल चार्ज कितना है, 1 कूलम टोटल चार्ज है। हमसे पूछा गया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी कि N पूछा गया है, और E के वैल्यू तो हम सब जानते हैं, E के वैल्यू क्या होती है, 1.6 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर -19 कूलम। बोलो समझ में आएंगे क्वेश्चन में, फिर से रिपीट करता हूँ, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन 1 कूलम ऑफ चार्ज। 1 कूलम चार्ज में कितना इलेक्ट्रॉन्स होता है। यानी आपको Q का वैल्यू दिया था 1 कूलम, आपको N का वैल्यू निकालना था, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को निकालना था, और चार्ज ऑन ईच इलेक्ट्रॉन हम ऑलरेडी जानते हैं 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। चलिए अब फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला ये था कि Q इक्वल टू NE, तो N इक्वल टू क्या होगा, N इक्वल टू Q बाई E, ठीक है ना। Q की वैल्यू क्या है NE, तो N की वैल्यू क्या हो जाएगी Q बाई E। तो Q की वैल्यू कितनी है, Q की वैल्यू है 1 कूलम, और नीचे E का वैल्यू पुट कर दो 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम, ठीक है। ये पॉइंट हटेगा, ऊपर में 10 आ जाएगा ना, ऊपर में क्या बचे, अच्छा 2 से कैंसिल कर सकते, 2 5 जा 10, 2 8 जा 16, क्या मिला 5/8 मिला, और इंटू 10 का पावर -19 ऊपर जाएगा, क्या बनेगा +19 कूलम। डन, क्लियर है। अब 5 को 8 से डिवाइड करो, क्या आंसर आएगा, 5 को 8 से 8 पॉइंट डालोगे 0, 8 6 जा
48 2 है 0, 8 2 जा 16, 4 अगेन 0, 8 5 जा 40, तो 0.625 मल्टीप्लाई 10 की पावर 19, इतनी सारी इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ठीक है, आप चाहो तो इस पॉइंट को एक डेसिमल बाद भी घसका सकते हो, तो क्या बनेगा 6.25, और क्योंकि यहाँ पे आपने एक 10 यूज़ कर लिया तो यहाँ पर एक 10 कम हो जाएगा। ये नंबर आपको याद कर लेना चाहिए कि एक कूलॉम में कितना इलेक्ट्रॉन्स होती है, तो एक कूलॉम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होती है 6.25 इंटू 10 टू द पावर प्लस 18। तो इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स अगर आप मिलाओगे तो आपको क्या मिलेगा, सिर्फ एक कूलॉम चार्ज मिलेगा। राइट, सबको आ गया समझ में? सबको समझ आ गया? एक बार यस लिख दो। ओके, क्वेश्चन नंबर 8, एन ऑब्जेक्ट हैज़ अ चार्ज ऑफ -3.6 माइक्रोकूलम, हाउ मेनी एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स आर देयर। पूछा गया एक ऑब्जेक्ट का चार्ज कितना है, -3.6 माइक्रोकूलम। अगेन क्यू की वैल्यू कितनी है, -3.6 माइक्रोकूलम। माइक्रोकूलम मतलब क्या, हमने अभी समझाया ना, 10 का पावर -6 कूलम। ठीक है, सेम क्वेश्चन है बिल्कुल, आपसे n का वैल्यू पूछा गया है, e का वैल्यू ऑलरेडी जानते हैं 1.6 10 टू द पावर -19 कूलम। ठीक है ना, तो n इक्वल टू क्या होगा फॉर्मूला बच्चों, n इक्वल टू क्यू बाई ई। तो n में क्या पुट करेंगे, q बाई ई। q मतलब कितना है, q मतलब अपना ये नंबर -3.6 10 टू द पावर -6, और e की वैल्यू कितनी है, -1.6 इंटू 10 टू द पावर -19। बच्चे यहाँ पे 3.6 नहीं 3.2 होगा। आप लोग क्वेश्चन एक बार करेक्ट कर लेना, 3.6 के बदले में 3.2 कर लेना, सॉरी 3.2 बाई मिस प्रिंट से 3.6 हो गया, 3.2 होना चाहिए। तो ये नेगेटिव नेगेटिव कट जाएगा, 16 का टेबल में 16 2 जा 32, तो कितना होगा 2 इंटू 10 का पावर -6, और ये माइनस ऊपर जाके क्या बनेगा, ये माइनस ऊपर जाके बनेगा प्लस 10 का पावर 19। तो 2 इंटू 10 का पावर कितना हो जाएगा, 19 में से 6 गया, 19 में से 6 गया तो क्या बचेगा 13। ठीक है, तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 इंटू 10 टू द पावर 13। मैंने बोला ना 3.6 को चेंज करना, वो बाई मिस्टेक हो गया, मिसप्रिंट हो गया, 3.2 कर लेना, आंसर नहीं आ जाएगा। उसके बाद फिर आंसर है ना 2 इंटू 10 टू द पावर 13। ठीक है गौरव, ओके 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 ओके, ठीक है। अब बच्चों आप लोग इसे नोट कर लो, फिर हम लोग आगे क्लास स्टार्ट करेंगे। हो गया नोट, जल्दी करो जल्दी करो। चलो ठीक है, कल किसी बच्चे ने YouTube में पूछा था कि सर DPP कहाँ मिलेगी, क्वेश्चंस कहाँ मिलेगी। तो जो क्वेश्चन जो है वो आपको ऐप में मिलेगी, आप लोग ऐप डाउनलोड कर लो, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा ऐप का लिंक। ठीक है, वहाँ जा कर के आपको कंटेंट वाले सेक्शन में आपको मिल जाएगा। पहले आप कोर्स में जाना, कोर्स में ये फिजिक्स का कोर्स दिखेगा क्लास 12 का, उस कोर्स के बाद फिर आपको कंटेंट में जाना, कंटेंट में आपको वहाँ पे डाउनलोड हो जाएगी। ठीक है, डन डन। एनी डाउट, किसी बच्चे कोई डाउट है, कोई डाउट है? नहीं, ओके ठीक है।
चलिए, हम लोग कल डिस्कस कर रहे थे प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्जेस। हमने एक प्रॉपर्टी डिस्कस किया था, क्या था वो प्रॉपर्टी बच्चों? वो प्रॉपर्टी था क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस, राइट। हमने क्वांटाइजेशन किया था। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस के बाद आज हम लोग करेंगे कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस, ठीक है ना। हम लोग प्रॉपर्टी नंबर 2, कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस। बच्चों जो चार्ज होती है ना किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम में, वो जो टोटल चार्ज होती है वो चार्ज क्या होती है? वो कंजर्व होती है। कंजर्व मतलब ना आप चार्ज को बना सकते हो ना आप चार्ज को ख़त्म कर सकते हो, ठीक है। समझ आ गया? एग्जाम्पल से समझते हैं। देखो, मान लो हमने एक सिस्टम लिया। इस सिस्टम में हमने क्या रखा है? 50 प्रोटॉन रखा है और 50 क्या रखा है हमने इसमें? इलेक्ट्रॉन रखा है, ठीक है ना। तो टोटल चार्ज कितना हो जाएगा बच्चों? 50 प्रोटॉन की वजह से प्लस 50 चार्ज और 50 इलेक्ट्रॉन की वजह से क्या होगा? माइनस 50 चार्ज। तो टोटल चार्ज कितना? 0। अब आप एक काम करो, अब आप इस सिस्टम में से एक और सिस्टम कंसिडर कर लो। ये सिस्टम 1, सिस्टम 2 ये है। हम लोग पहले दोनों सिस्टम को मिला लेते हैं। इसमें मान लो 30 प्रोटॉन था और 40 इलेक्ट्रॉन था। ये दो सिस्टम था। ये दोनों मतलब कन्फिग्रेशन मिलके एक सिस्टम बना था। इसमें 50 प्रोटॉन और इसमें 30 प्रोटॉन, इसमें 50 इलेक्ट्रॉन, इसमें 40 इलेक्ट्रॉन। तो टोटल पॉजिटिव चार्ज कितना होगा? 50 और 30 मिला के प्लस 80 चार्ज, है ना। और इसमें 50 और 40 मिला के कितना हो जाएगा? 90। प्रोटॉन की वजह से कैसा चार्ज था? पॉजिटिव, और इलेक्ट्रॉन की वजह से कैसा चार्ज? नेगेटिव। समझ आ गया? हमने दो जगह पे चार्ज रखा था। यहाँ पे 50 प्रोटॉन 50 इलेक्ट्रॉन, यहाँ 30 प्रोटॉन और 40 इलेक्ट्रॉन। तो टोटल प्रोटॉन्स कितना हो गया? 50 और 30 मिला के 50 और 30 मिला के 80 प्रोटॉन्स। और इलेक्ट्रॉन्स कितना हो गया? यहाँ पे 50 और यहाँ पे 40 यानी कि 90। अब आप क्या करो, अब आप कुछ एक काम कर सकते हो। यहाँ से 10 इलेक्ट्रॉन यहाँ ट्रांसफ़र कर दो। 10 इलेक्ट्रॉन आपने ट्रांसफ़र कर दिए। तो जैसे आप 10 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र करोगे, आप क्या देखोगे? यहाँ पे प्रोटॉन्स कितना बचेगा? प्रोटॉन तो 50 ही बचेगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन इस बार आपका 10 कम हो जाएगा, यानी कि 40 हो जाएगा। पहले कितना इलेक्ट्रॉन था? 50 इलेक्ट्रॉन था। अब कितना इलेक्ट्रॉन है? 40 इलेक्ट्रॉन है। और इलेक्ट्रॉन आपने इस यहाँ पे डाला है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? प्रोटॉन तो 30 का 30 ही रहेगा, और इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा? 40 और 10 50। समझ आ गया बात? हमने पहले एक सिस्टम में दो जगह पे चार्जेस रखा था। यहाँ 50 प्रोटॉन 50 इलेक्ट्रॉन, यहाँ 30 प्रोटॉन 40 इलेक्ट्रॉन। हमने 10 इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ ट्रांसफ़र किया, तो यहाँ पे कितना हो गया? 50 प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन कितना? 40। प्रोटॉन कितना? 30, और जबकि इलेक्ट्रॉन कितना? 50। अभी अगर आप मान लो ऐड करते हो, प्रोटॉन कितना हो जाएगा? 50 और 30 मिला के कितना? प्लस 80, है ना। इलेक्ट्रॉन कितना? प्लस 40 और यहाँ 50, 90 बन जाएगा ना। तो टोटल चार्ज कितना है? -10। आप स्टार्टिंग में देखो टोटल चार्ज कितना था? प्लस 80 माइनस 90 मिला के कितना था? -10। आ रहा बात समझ में? पहले कितना चार्ज था? -10 था। हमने इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ ट्रांसफ़र किया, तो अभी चार्ज कितना है? अभी भी देखो चार्ज -10 है। इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। मतलब अगर आप एक सिस्टम में चार्जेस यहाँ से वहाँ ट्रांसफ़र करते हो, तो जो नेट चार्ज है वो नेट चार्ज कभी भी आपका चेंज नहीं होगा, नेट चार्ज उतना ही रहेगा, ठीक है ना। इसे क्या कहते हैं हम लोग? कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस कहते हैं, ठीक है। तो इसका डेफिनेशन हम लोग लिख लेंगे, द नेट चार्ज ऑन एन आइसोलेटेड सिस्टम इज ऑलवेज conserved. The net charge on an isolated system is always conserved. बात समझ में आ गई? ठीक है। क्लियर है? डन? ओके, गुड 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 गुड, ठीक है। समझ आ गई? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज बहुत छोटा सा टॉपिक है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। नेट चार्ज क्या होता है हमारा? वो फिक्स रहता है। नेट चार्ज हम लोग का ना कम हो सकता है ना वो ज़्यादा हो सकता है। अगला टॉपिक देखो क्या, अगला प्रॉपर्टी क्या है? एडिटिव नेचर। एडिटिव नेचर, ठीक है।
बच्चों एडिटिव नेचर क्या है, जो चार्ज होता है ना, चार्ज कैसा क्वांटिटी है, चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है, यानी हम लोग इसको सिंपल एल्जेब्रिकली ऐड कर सकते हैं या माइनस कर सकते हैं, ठीक है ना। चार्जेस कैन बी एडेड एल्जेब्रिकली, इस बात का यही मतलब हुआ। चार्ज को क्या है, हम लोग एल्जेब्रिकली ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। समझो कैसे, एग्जाम्पल समझते हैं। अगर हम एक एग्जाम्पल लें कि भाई अगर मान लो Q1 का वैल्यू है, Q1 एक चार्ज है, इस Q1 का वैल्यू है +4 कूलम, एक चार्ज है Q2, इसका वैल्यू है -3 कूलम, एक चार्ज है Q3, इसका वैल्यू है +16 कूलम। आपसे बोला कि भाई टोटल चार्ज कितना होगा, ये तीनों चार्ज को मिलाकर टोटल चार्ज कितना होगा। Q1 का वैल्यू कितना है +4 माइक्रोकूलम, Q2 कितना है -3 माइक्रोकूलम, Q2 -3 माइक्रोकूलम, Q3 कितना है +16 माइक्रोकूलम। तो टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, हम लोग तीनों को ऐड कर देंगे, यानी कि Q1 + Q2 + Q3। Q1 की वैल्यू कितनी है +4, Q2 कितना है -3 और Q3 क्या है +16। तो 4 - 3 क्या बनेगा 1 बनेगा, और ये +16, 1 + 16 यानी क्या बनेगा 17 कूलम। ठीक है, समझ आ गया, क्लियर है। इसका मतलब क्या हो, इसका मतलब यही हुआ बच्चों कि जो चार्जेस है ना, चार्ज को हम लोग सिंपल अलजेब्रा से जोड़ सकते हैं या घटा सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लो अगर मैं बोलूँ कि भाई एक फोर्स इस तरफ में ये 4 न्यूटन है और एक फोर्स इस तरफ में ये 3 न्यूटन है और इसके बीच में एंगल है 60 डिग्री, क्या आप बोलोगे नेट फोर्स 4 न्यूटन और +3 न्यूटन मिला के 7 न्यूटन? ये तो गलत हो जाएगा ना। क्यों गलत हो जाएगा, क्योंकि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब वेक्टर्स को ऐसे डायरेक्टली नहीं जोड़ सकते हो, जबकि चार्ज क्या है, चार्ज आपका एक स्केलर क्वांटिटी, आप इसको एल्जेब्रिकली ऐसे ऐड कर सकते हो। यही आपका क्या था, एडिटिव नेचर था चार्ज का। ठीक है, आप लोग इसे नोट करो। कर लिया आपने नोट? ओके, जल्दी करिए। चलिए, वेरी गुड। अब हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। ये क्वेश्चन क्या है, डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रिक चार्ज एंड मास। ठीक है ना, हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंस बिटवीन, आप लोग लिख लो, मैं यहाँ बोर्ड में लिखूंगा, ज़्यादा हो जाएगा, भर जाएगा बोर्ड। लिखो आप लोग, डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रिक चार्ज एंड मास। डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रिक चार्ज एंड मास। इसे बॉक्स बनाएंगे, एक तरफ में चार्ज लिखेंगे और एक तरफ में क्या लिखेंगे, मास लिखेंगे। एक तरफ में चार्ज और एक तरफ में मास। डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रिक चार्ज एंड मास। ठीक है, डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रिक चार्ज एंड मास। ओके ओके, चलिए, गुड, वेरी गुड। सबसे पहला डिफरेंस क्या है बच्चों, इलेक्ट्रिक चार्ज कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव। इलेक्ट्रिक चार्ज जो है ना, किसी भी ऑब्जेक्ट का,
पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। हमने कल के क्लास में देखा था, अगर किसी के पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो जाए तो कैसा होगा, फिर वो नेगेटिव चार्ज होगा, इलेक्ट्रॉन कम हो जाए तो क्या होगा, फिर वो पॉजिटिव चार्ज होगा। दोनों तरीके से होता है, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। लेकिन मास जो होता है बच्चों, मास क्या होता है, मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज पॉजिटिव, है ना। किसी भी ऑब्जेक्ट का जो मास होता है वो क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव होगा। मास कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है, मास क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव होगा। पहला डिफरेंस बहुत आसान था, इलेक्ट्रिक चार्ज पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है, जबकि मास क्या होगा, मास हमेशा पॉजिटिव होगा। बात समझ आ गई, यहाँ तक में समझ आ गई। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। चलिए अगला है, चार्जेस कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास। भाई किसी भी ऑब्जेक्ट का चार्ज बिना मास का नहीं हो सकता है। कहने का मतलब ये है कि आप एक ऑब्जेक्ट ए के बारे में बात कर रहे हो, इसके पास चार्ज तो है लेकिन इसके पास मास नहीं है, ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं चार्ज किसकी वजह से बनता है, इलेक्ट्रॉन्स के ज़्यादा या कम होने की वजह से। या तो इलेक्ट्रॉन्स में ज़्यादा है या तो इलेक्ट्रॉन्स में क्या है, कम है। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है तो भी तो इलेक्ट्रॉन का मास होगा ना कुछ। अगर इलेक्ट्रॉन मान लो कम है तो भी तो उसका मास होगा कुछ ना कुछ, है कि नहीं। बात समझ में आ रही है। इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होगा तो भी उसका मास होगा, इलेक्ट्रॉन कम होगा तो भी तो उसका मास होगा। तो अगर किसी के पास मान लो चार्ज है तो उसके पास मास होना कंपलसरी है, ठीक है ना। लेकिन मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन बी एग्जिस्ट विदाउट नेट चार्ज। समझ आ गया। मतलब ऐसा हो सकता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट का मास तो है लेकिन उसका नेट चार्ज जीरो है। सोचो, आपने क्या लिया, आपने लिया 10 प्रोटॉन और 10 इलेक्ट्रॉन वाला एक एटम। इस एटम पे प्रोटॉन कितना 10, इलेक्ट्रॉन कितना है 10। तो 10 प्रोटॉन की वजह से कितना चार्ज होगा इसमें, +10, और 10 इलेक्ट्रॉन की वजह से कितना चार्ज होगा, -10। दोनों मिलकर कितना हो जाएगा, 0। लेकिन मास तो जीरो नहीं होगा ना, प्रोटॉन का कुछ ना कुछ मास होगा, इलेक्ट्रॉन का भी कुछ ना कुछ मास होगा, तो टोटल मास कुछ ना कुछ होगा, जबकि टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, वो आपका 0 हो जाएगा। बात आ गई समझ में। वेरी गुड, बात आ गई समझ में। क्या है कि चार्ज बिना मास का नहीं हो सकता है, जबकि मास बिना चार्ज का हो सकता है। ठीक है, डन डन, ओके। तीसरा डिफरेंस कल हम लोग स्टडी किए थे, क्या बताओ, चार्जेस आर क्वांटाइज्ड, चार्जेस आर क्वांटाइज्ड, मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज नॉट क्वांटाइज्ड। क्या आप लोगों को क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस याद है। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस क्या होते हैं, कहने का मतलब है चार्ज ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज क्वांटाइज्ड। चार्ज क्वांटाइज होने का मतलब क्या है, आपको सारा चार्ज पॉसिबल इस वर्ल्ड में नहीं होगा, कुछ चार्ज ही पॉसिबल हो। कौन कौन सा चार्ज पॉसिबल होगा, जो इलेक्ट्रॉन का मल्टीपल है, बस वही चार्ज आप ला सकते हो। इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, 1.6 × 10⁻⁻⁹ ना, ये चार्ज दुनिया में पॉसिबल है। इसका डबल चार्ज वो भी पॉसिबल है, इसका 3 टाइम्स चार्ज वो भी पॉसिबल है, इसका 4 टाइम्स चार्ज वो भी पॉसिबल है। लेकिन अगर कोई बोलेगा सर 2.0 × 10⁻⁻19 कूलम, कितना चार्ज पॉसिबल है, नहीं, इतना चार्ज पॉसिबल नहीं है। इससे जो क्या कहते हैं, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज कहते हैं। जबकि मास के केस में ऐसा कुछ नहीं है, मास आपको हर नंबर पर ये अवेलेबल हो जाएगी। बात आ गई समझ में। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड गुड। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, सर आप पहले कल की क्लास देख कर क्या हो ना, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज तो समझ आ जाएगी क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या है। अगला जो डिफरेंस है, इलेक्ट्रिक चार्ज डू नॉट डिपेंड्स अपॉन वेलोसिटी। इलेक्ट्रिक चार्ज जो है वो वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं होगा। एग्जांपल पे समझो, इस पे मार्कर पे चार्ज मान लो 50 कूलम है, इस मार्कर पे चार्ज कितना है, 50 कूलम। मैंने इसमें हाथ के ऊपर में रख दिया, अभी इस पे चार्ज कितना है,
आप बोलोगे सर 50 कूलम है। अगर मैं इस मार्कर को फेंकता हूँ ना बहुत स्पीड से, मान लो 100 का स्पीड से, 100 मीटर पर सेकेंड या 1000 मीटर पर सेकेंड या 1 लाख मीटर पर सेकेंड, किसी ने भी स्पीड में इसको मैं भेजता हूँ, फेंकता हूँ, तो उस वक्त इस पर चार्ज कितना होगा? अगर अभी 50 कूलम है तो उस वक्त भी चार्ज कितना होगा? 50 कूलम ही होगा। यानी जो इलेक्ट्रिक चार्ज है ना वो वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करती है, जबकि मास ऐसा नहीं है। मास ऐसा नहीं है। मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट वेरी विथ वेलोसिटी। अगर आप किसी का वेलोसिटी बदल दोगे तो उसका मास क्या हो जाएगा? उसका मास भी बदल जाएगा। अगर कोई चीज़ रेस्ट में है तो उसका एक अलग मास होगा। कोई मान लो बहुत स्पीड से जा रहा है, तो लाइट का स्पीड से मान के चलो, तो उसका मास क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा। ठीक है बच्चों, मास भी कंजर्व नहीं है। ये हम लोग थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी और चैप्टर्स है ना, जो 11-12 में तो नहीं, आगे ग्रेजुएशन के क्लासेस में अवेलेबल है, वहाँ पे मिलता है अपने को पढ़ने के लिए, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। वहाँ हम लोग सीखते हैं जो मास होता है ना, मास भी वो कांस्टेंट नहीं है। सब लोग जनरली क्या बोलते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट का मास क्या कांस्टेंट है, भाई किसी का मास थोड़ी ना बदल सकता है। जबकि जब हम लोग थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पढ़ेंगे तो हम लोग जानेंगे मास जो है वो भी कांस्टेंट नहीं है, किसी का भी मास चेंज हो सकता है। अच्छा, उसका एक फार्मूला याद कर सकते हो। फार्मूला ये है m=m0 डिवाइडेड बाई √1 माइनस v²/c²। ठीक है। आप बोलोगे फिर सर अगर मैं बाइक में जाता हूँ तो मेरा मास अगर अभी 50 kg है तो उस टाइम क्या 51 हो जाएगी? नहीं बच्चों, बाइक की जो स्पीड होती है वो काफ़ी कम होती है। अगर हम लोग अपना स्पीड को लाइट के स्पीड के बराबर कर सके या उसके आसपास तक ले जा सके तो फिर हमारा मास बदल सकता है स्पीड के साथ साथ में। ठीक है। बाइक में, कार में, एरोप्लेन में, ट्रेन में स्पीड काफ़ी कम होती है। आपको स्पीड कम से कम लाइट के आसपास ले जानी पड़ेगी। लाइट की स्पीड आप लोग सब जानते हो कितना है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, यानी कि 3 लाख किलोमीटर एक सेकेंड में। समझ आ गई बात ना? अगर आपने लाइट ऑन कर दिया ना, इस रूम में मान लो मैंने लाइट ऑन कर दिया, तो ये 1 सेकेंड में ये लाइट कितनी दूर जाएगी? 1 सेकेंड में ये लाइट 3 लाख किलोमीटर, 3 किलोमीटर नहीं, 3 लाख किलोमीटर सिर्फ और सिर्फ 1 सेकेंड में। तो अगर आप इतनी स्पीड से भेज सकते हो किसी चीज़ को तो उसका मास बदलेगा, अदरवाइज का मास चेंज नहीं होगा। तो बच्चों ये था डिफरेंस इलेक्ट्रिक चार्ज और मास के बीच में। ठीक है, आई होप सबको समझ आ गया है। ओके, एम क्या है? एम बच्चों किसी का मूविंग मास है। एम मतलब है मूविंग मास, मूविंग मास। m0 क्या है? m0 उसका रेस्ट मास है, रेस्ट मास। v क्या है? v आपका वेलोसिटी है जिससे वो जा रहा है। c क्या है? स्पीड ऑफ लाइट है। ठीक है, डन। नहीं, एग्ज़ाम में नहीं पूछेगा ये फॉर्मूला, मैंने बस ऐसे ही जनरल आप लोगों को बता दिया। ओके ओके, ठीक है, आप लोग इसे नोट कर लो पहले। कर लिया नोट आपने? चलो ठीक है बच्चों, तो ये थी आज की क्लास। अगर आप मुझे YouTube में देख रहे हैं, इस वीडियो को YouTube में देख रहे हैं, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं आपको ये वीडियो कैसा लग रहा। अभी ये डेमो वीडियोज़ है, कुछ और वीडियोज़ आपको मिलेगी इसी टॉपिक पे, इसी चैप्टर पे। उसके बाद फिर ये सिर्फ और सिर्फ पेड कोर्सेज वालों के लिए अवेलेबल होंगी। अगर आपने कोर्स अब तक नहीं लिया है तो आप जल्द से जल्द कोर्स को अवेल करेंगे। अब आप लोगों को क्या मिलेगा? डिस्काउंट मिलेगा फ्लैट 300 रुपीज़ का, यानी कि आपको सिर्फ पड़ेगा कोर्स 299 रुपीज़ में। अगर जैसे 50 बच्चे पूरे हो जाते हैं देन आपको ये कोर्स कितने का पड़ेगा? 600 का पड़ेगा। जल्द से जल्द जितना जल्दी हो सके ऑफ़र का लाभ उठाइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।